हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि हम आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए थे कि क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही खास सेशन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जो कि कल के क्लास में आपको बता दें उस क्लास के लिए, क्योंकि लास्ट 30 डेज यानी लास्ट का जो ये 30 दिन है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम एक मैथ का सेशन स्टार्ट किए कल के सेशन में। उससे बता भी दिए थे कि हमारे कोचिंग और अदर जितना भी कोचिंग यहाँ पर मतलब चलता है, जहाँ भी पूरे बिहार का बात कर रहे हैं, जो ये कोरोना वायरस के लेकर जो ये बहुत मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, सभी स्टूडेंट को काफ़ी सारे परेशानी झेलना पड़ रहा है दोस्तों। तो उसमें हम दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट तो कल कमेंट करके अभी बोल दिए थे कि सर अभी लॉकडाउन नहीं लगा। आप लॉकडाउन बोल दिए दोस्तों, हाँ लॉकडाउन नहीं लगा अभी, पर हम लोगों के लिए, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए तो लॉकडाउन ही ना है। पढ़ाई वगैरह सब कोचिंग संस्था सभी बंद है, तो हम लोग तो लॉकडाउन ही ना मांगेंगे। पर अभी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है दोस्तों, क्या कि स्कूल वगैरह जितना भी इस संस्था पे बैन लगा हुआ है, तो हम लोग को स्कूल चल ही नहीं रहा, पढ़ाई हो ही नहीं रहा, तो हम लोग को लॉकडाउन ही हो गया ना। पर हाँ, ये ज़रूर बात है कि लॉकडाउन अभी नहीं लगा बिहार में, क्या कि हम कल के क्लास में बोल दिए थे कि लॉकडाउन लग चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, कमेंट किए थे क्या कि सर लॉकडाउन तो लगा नहीं, आप बोल दिए कि लॉकडाउन लगा है। तो हाँ, लॉकडाउन तो नहीं लगा है, पर हम लोगों को जैसे पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी करने वाला सबके लिए एक तरह समझे कि लॉकडाउन लग ही चुका है, पर आगे आने वाला 21 तारीख बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताए थे कि यहाँ पे इस सेशन में आपको जो मिलेगा वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। जो भी एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला रहेगा, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास में हम क्वेश्चन कल कुछ बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, और किस तरह का क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ से आता है, वो आपको थोड़ा फैक्ट कल बता दिए थे प्रीवियस कल के क्लास में। पर आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी वास्तविक संख्या से, यानी वास्तविक संख्या नहीं, संख्या पद्धति से 10 नंबर का जो एग्जाम में आता है, वो 10 नंबर से पूरा के पूरा, यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वास्तविक संख्या पद्धति से 10 नंबर फिक्स है दोस्तों। तो चलिए क्लास पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो क्या आपको एक प्रूफ करने वाला यानी सिद्ध करने के लिए आएगा क्या, √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, या 2√3 एक अपरमेय संख्या है, या 7√5 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों इस तरह का कोई ना कोई एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो चलिए, जो हम इस तरह का क्वेश्चन जो इस बार आने, जो संभावना इस बार आने का, उस क्वेश्चन को लेकर हम आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मान लीजिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है दोस्तों। तो चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरमेय संख्या। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों, हल, यानी यहाँ पर जैसे हम लिखे ना दोस्तों, एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर √5 एक अपरमेय संख्या। सबसे पहले दोस्तों देखिए 7 और √5, 7 परमेय संख्या है, पर √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको अपरमेय संख्या दिखाना है, लिखना है। यहाँ पर √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लिया कि 7√5 क्या है, एक परमेय संख्या है, मान लिए, यानी ये हम अलग से, यानी हम अपने मन से मान लिए कि 7√5 एक परमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना क्या है दोस्तों, कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम अभी मान कर चल रहे क्या ये परमेय संख्या है। तब दोस्तों क्या होगा, तब P और Q एक ऐसे पूर्णांक है, P और Q ऐसे पूर्णांक है कि 7√5 = P/Q। क्योंकि हम जानते हैं यदि परमेय संख्या माने तो परमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है, P/Q का फॉर्म का होना जरूरी होता है, जहाँ Q = नॉट 0। यदि 0 लेंगे, यदि Q = 0 लेंगे तो वह परमेय संख्या होगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना है, P और Q ऐसे पूर्णांक है कि 7√5 = P/Q, जहाँ पे Q = नॉट 0। Q के जगह पे यानी नीचे में अंश बटा हर, जिसको बोलते हैं दोस्तों अंश और हर बोलते हैं। तो हर में यानी Q के जगह पे इसको मान लिया दोस्तों P और इसको Q। तो Q के बराबर में कभी 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेंगे तो Q बराबर जब 0 करेंगे तो ये परमेय संख्या का होगा ही नहीं, तो हम परमेय संख्या जो माने वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो 7√5 = P/Q, जहाँ Q = नॉट 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया दोस्तों। ये आप ध्यान से देखिएगा, तो क्या यहाँ पर नहीं नीचे में कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, जब मान लीजिए देखिए
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, या इधर देखिए इसको गुना में, ये यहाँ पर क्या है गुना में है, तो गुना में जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 मान लीजिए, समझने के लिए बता दिए, ये क्या है गुना में है। जब गुना में है √5 बराबर 7 √5 = p/q। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों पहले ये जान लेते हैं, तो क्या है 7 √5 p/q का फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपस में गुना के फॉर्म में है। जब हम √5 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 7 उधर जाएगा, गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो नीचे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p को जब 1 से गुना करते तो p ये होता, पर यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में गुना में था 7 और √5, तो √5 बराबर निकाले तो q के पास में यानी नीचे वाले के साथ क्या हो गया, देख पा रहे गुना हो गया, या उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हुआ, जब हम √5 निकाले तो क्या हुआ √5 बराबर p/7/q, जो कि जिसको हम समीकरण सेकंड मान लिए। नेक्स्ट दोस्तों, चूंकि p और q पूर्णांक है, जो कि पहले बता दिए थे कि p और q क्या है पूर्णांक है, तो इसीलिए जब p और q पूर्णांक हो जाएगा तो p और 7q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी इसी का फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या गुना में था उस साइड ले गए तो भाग में चला गया, तो ये भी p और q के रूप का ही है, इसीलिए p और 7q भी क्या होगा पूर्णांक होगा। इसीलिए समीकरण सेकंड का दायां पक्ष, सेकंड कौन है दोस्तों, सेकंड समीकरण, ये सेकंड है, सेकंड समीकरण। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण सेकंड का दायां पक्ष परमेय संख्या है, किंतु बायां पक्ष क्या है अपरमेय संख्या, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता है कि 7 √5 एक परमेय है, गलत है, यानी हम जो माने थे 7 √5 एक परमेय संख्या है वो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसीलिए 7 √5 एक अपरमेय संख्या दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है 3 नंबर का आएगा, ये प्रूफ करना रहेगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप यही भाषा का प्रयोग करके यदि इस तरह का जब आएगा तो आप इसको प्रूफ करने का या सिद्ध करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप ध्यान रखें दोस्तों। सबसे पहले परमेय और अपरमेय, जैसे दोस्तों जैसे देख लीजिए परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, अपरमेय संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों अपरमेय संख्या होता है। ये सब भी ध्यान रखिए, जब ये सब मालूम रहेगा तो आपको गलत नहीं होगा। यानी पहला पॉइंट परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या क्या होता है दोस्तों अपरमेय संख्या। नेक्स्ट जिसका एग्जांपल जैसे ले लीजिए 2 + √3, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, ये सही रहेगा तो अपरमेय संख्या का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरों जैसे मान लीजिए परमेय संख्या प्लस माइनस प्लस ले लिए दोस्तों, तो माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल का बात करें, जैसे मान लीजिए 5 - √3 दोस्तों, ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या का एग्जांपल। तीसरा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या गुने परमेय संख्या क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा परमेय संख्या गुने परमेय संख्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा परमेय, जैसे देखिए परमेय गुने अपरमेय क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या दोस्तों, और परिमेय संख्या क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। चौथा पॉइंट परिमेय संख्या बट्टा अपरिमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या होगा। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, ये 4 बात जो बताया है, परमेय संख्या प्लस परमेय संख्या का योग क्या होता है अपरमेय संख्या होता है, परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या क्या होता है अपरमेय संख्या होता है, परमेय संख्या गुने अपरमेय संख्या दोस्तों अपरमेय संख्या होता है। जैसे 2 × √3 या 5 × √5, तो ये सब क्या है अपरमेय संख्या दोस्तों। फिर 4th नंबर क्या है परमेय संख्या डिवाइडेड अपरमेय संख्या क्या होता है अपरमेय संख्या, जैसे 2/√3 1/√5, ये सब क्या है दोस्तों अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार का बात आपको ध्यान रखना है। ये सब एग्जाम यदि ये सब आपको क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा दोस्तों। तो एक बार फिर से रिकॉल करवा दे, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या परमेय संख्या परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या परमेय संख्या परमेय संख्या गुने अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या परमेय संख्या डिवाइडेड अपरमेय संख्या, ये सभी क्या होता है दोस्तों अपरमेय संख्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको ये उतार लीजिए, अच्छा से उतार लीजिए, वीडियो रोक कर उतार लीजिए दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आता है दोस्तों, आप और जो क्वेश्चन जो आएगा ये वास्तविक संख्या से किस टाइप का आएगा, चलिए उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो उस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, विभाजन एल्गोरिदम में जो भी होता है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो दोस्तों होता है क्या, उस पर बात करते हैं। उससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी दोस्तों इसका प्रयोग करके कैसा क्वेश्चन आता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे कि कल की क्लास में बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में किस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो उस पर देखिए, जैसे HCF निकालने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, तो इसका प्रयोग करके कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है क्या, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए 196 98 लेते हैं। 196 और 98 का HCF यानी मौसा ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए ये दोनों नंबर का दोस्तों हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे दोस्तों हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि A बराबर 98 और B बराबर 196, ये लिख लेना दोस्तों। छोटा को A मान लेते हैं, बड़ा को B मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे B को A से विभाजित करने पर, चलो दोस्तों जब A से B को विभाजित करेंगे तो देखिए सब जैसे आप भाग करते हैं ना दोस्तों, उस प्रकार कर लेना है। 98 यहाँ पर लिख दीजिएगा चरण 1, यानी स्टेप 1 में क्या है 98 196 दोस्तों। इसमें कितना से लगाएगा, 2 से लगाइए दोस्तों। 98 है तो कितना 2 से लग जाएगा ना, तो 2 से लगाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, 8 9 16 का 6 9 9 18 को 19, घटाइए कितना आएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, देखिए 98, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 98 ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं दोस्तों। तो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा आगे में 196 इजुकल टू 98 गुने 2 प्लस 0, रिमाइंडर नहीं कुछ बचा तो 0, तो यहाँ पर लिख देना है। चूँकि शेषफल बराबर 0 यानी 0 है, इसीलिए यहाँ पर हम रुक जाते हैं। अतः 98 और 196 का मौसा इजुकल टू 98 होगा, या है, होगा नहीं दोस्तों है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, तो है दोस्तों। ये सीख गए कि देखिए क्या विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, समझ गए। यानी 2 नंबर दिया रहेगा, 3 नंबर भी रहेगा, तो 3 नंबर रहेगा तो दोस्तों क्या करना है, बस और 4 स्टेप बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए और कोई नंबर रहता तो क्या करते हैं, 98 से क्या करते, जो रिमाइंडर बचा इसी रिमाइंडर से उसमें लगाते हैं। मान लीजिए वो छोटा रहता तो इस नंबर में उससे डिवाइड लगाते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे आप सीख चुके हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कैसे करना है। यहाँ पर देखिए एक ही स्टेप में पूरा क्लियर हो गया, तो एक ही स्टेप में इस तरह का क्वेश्चन करना। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने मन से कोई क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ये उतार लिए होंगे दोस्तों, चलिए उसको उतार लीजिए। फिर हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिससे कि आप समझ जाइए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं क्या, 196 और 58 और 180। मान लीजिए ये ले लिए, इसका मौसा ज्ञात करें। 180 का मौसा ज्ञात करें। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ भी वही करना है। सबसे पहले मान लेना है, माना कि A बराबर 58
और b बराबर 180। फिर लिखना है यहाँ पर b को a से विभाजित करने पर, इसे देखिए दोस्तों, चरण फर्स्ट लिखेंगे, चरण पहला 58 180, 3 से लगाएंगे दोस्तों 150, 0 3 कैंसिल। अब देखिए दोस्तों, अब क्या आ गया, यहाँ पर लिखेंगे इसका स्टेप कितना, 180 इक्वल टू 58 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 3 से लगेगा 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 8 3 24 का 4 हाथ में, 8 3 24 का 4 हाथ में, 2 5 3 15, 15 2 17, 174 दोस्तों। यहाँ पर घटाइए ठीक से, 6 कैंसिल कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 180 इज इक्वल टू 58 गुने 3 प्लस 6, रिमाइंडर 6 बचा दोस्तों, तो 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाषा दोस्तों, यहाँ पे भाषा लिखेंगे, इसको लिखने से पहले दोस्तों लिख देना है विभाजन एल्गोरिदम्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसीलिए ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेगा नेक्स्ट, आगे शेषफल तो 0 आया नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि शेष इज इक्वल टू नॉट 0, इसीलिए 58 को शेषफल 6 से विभाजित करने पर, देखिए स्टेप चरण 2, स्टेप 2, फिर क्या करना है दोस्तों, 6 को 58 में भाग लगाना है, लगाइए, 6 9 जा कितना होता है 54, 4 कैंसिल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेगा चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसीलिए 58 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 प्लस 4। यहाँ पर फिर लिखेगा दोस्तों, चूँकि शेष 0 नहीं आया तो लिखेगा शेष इज इक्वल टू नॉट 0, इसीलिए 6 को 4 से विभाजित करने पर, देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, चरण 3 यानी स्टेप 3 में चले गए दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, 1 से लगेगा 4 2, फिर यहाँ पे लिखिएगा चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसीलिए 6 इज इक्वल टू 4 गुने 1 प्लस 2, यहाँ भी 0 दोस्तों नहीं आया, तो जब 0 नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पे को ये हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इतना पे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे भी 0 नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे फिर शेष इज इक्वल टू नॉट 0, इसीलिए 4 को 2 से विभाजित करने पर, देखिए स्टेप कितना 3 हो गया था दोस्तों, चरण 3 हो गया था, तब चरण 4 लेंगे यहाँ पे। जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक दोस्तों यही प्रोसेस अपनाना है। 4 क्या हो जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, देखिए यहाँ पे कट गया दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे फिर से, चूँकि यूक्लिड विभाजन
प्रेमेका से, इसीलिए शेष इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों शेष इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा 4 इज इक्वल टू 2 गुने 2 प्लस 0। तो ये अतः इसलिए यहाँ पर हम रुक जाते हैं। अतः 58 और 180 का मौसा बराबर 2 है, यानी 58 और 180 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो यही भाषा का प्रयोग करके जब तक आपको 0 नहीं आएगा तब तक जितना चरण जाना है उतना स्टेप जाना है दोस्तों, और इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF निकालने का प्रयोग करने के लिए बोलेंगे तो सेम टू सेम जो भाषा लिखे दोस्तों इसी प्रकार मानना है, और शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उतना चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। दोस्तों पहला क्वेश्चन में तो चरण फर्स्ट में ही आ गया था, कट गया था। पर देखिए चरण से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 4वां स्टेप में जाकर शेषफल 0 आया, तब जाकर हम रुके दोस्तों। तो आप भी इसी प्रकार आगे वर्क कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसको उतार लीजिए और फिर क्या कीजिएगा, इसको उतारने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस तरह का आता है दोस्तों? जैसे आपको गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा, यानी फैक्टर करने के लिए बोलेगा गुणनखंड वृक्ष विधि से दोस्तों। तो उस पर बात करते हैं कि गुणनखंड वृक्ष विधि कैसे बनाते हैं, या वहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान रहता है, तो वहाँ पे जब खाली स्थान रहेगा तो उसमें क्या आएगा टर्म, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए जानते हैं गुणनखंड वृक्ष के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में देखने को मिलेगा वो गुणनखंड वृक्ष आएगा। क्या आएगा दोस्तों? गुणनखंड वृक्ष विधि। क्या आएगा? गुणनखंड वृक्ष गुणनखंड वृक्ष विधि क्या है दोस्तों, कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें भी क्या दोस्तों फैक्टर करना रहता है, गुणनखंड ही निकालना रहता है दोस्तों गुणनखंड वृक्ष में। पर कैसे निकालेंगे तो उसको चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन ले लिए 330। क्या है दोस्तों? 330 यानी 330 है। इसको गुणनखंड विधि से फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे? जैसे दोस्तों आप जो इसको फैक्टर करने के लिए यदि आपको हम बोलेंगे तो आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे करते थे पहले, 2 से लगाते थे, 2 6 5, फिर इसमें 3 से लगाते, 2 से नहीं लगने वाला, 3 से, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, फिर आगे दोस्तों कितना यहाँ पे 5 से लगेगा तो 11। तो इस प्रकार तो हम लोग फैक्टर जानते हैं, पर ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला गया दोस्तों, यानी फैक्टर नहीं बोला गया है यहाँ पे। इसी फैक्टर को इस वृक्ष विधि से आपको बनाने के लिए बोला गया है। तो वृक्ष विधि से कैसे बनाते हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखिए ये एक सवाल है, इसको फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। जैसे इस प्रकार से आपको क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा और इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें 2 से लगाए पहले तो कितना आ जाएगा दोस्तों 150 165। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ऐसे कर दिया है। इसको सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 165 दूना कितना होता है 230। क्लियर दोस्तों? फिर देखिए जैसे ये इसका तो कुछ नहीं करना, फिर ये बड़ा वाला का करना है फैक्टर। फिर दोस्तों इसमें कितना से लगेगा ध्यान दीजिए, अब ये 3 से लगेगा, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, ये हो गया दोस्तों। फिर से इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ब्लॉक बनाएंगे और फिर इसमें देखेंगे कितना से लगेगा 55 है दोस्तों, तो 5 से लगेगा तो 5 को 11 पंचे कितना होता है दोस्तों 55। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना रहेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते दोस्तों। इसमें से मान लीजिए 330 था, कुछ और दूसरा नंबर ले लेते, 420 ले लेते, ठीक है। और चलिए इसको भी इसी प्रकार से फैक्टर करना है। जैसे मान लीजिए ये 2 ऐसे डायग्राम बना, जब इस तरह का से हम बनाएंगे तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 एक 2 0। फिर इसको दोस्तों इसमें ब्लॉक बनाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एक 2 0, 2 पंचे 10,
फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। 2 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, जिसके यदि किसी नंबर का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 यानी इसमें से कोई नंबर यदि इकाई अंक पर रहेगा, इसमें से कोई डिजिट रहेगा इकाई अंक, तभी उसमें 2 से डिवाइड लगेगा। यदि नहीं रहेगा तो नहीं, उसमें 2 से नहीं लगाना है। इकाई अंक पे कितना से, यानी 3 से लगाने का कंडीशन क्या है, 1, 3, 5, 7 या 9, इसमें से कुछ भी रहेगा तो आप 3 से लगा कर चेक कीजिएगा। यदि 3 से नहीं लगेगा तब आप जाकर आप क्या कीजिएगा, 3 से नहीं लगेगा तब जाकर 7 से चेक कीजिएगा। तो दोस्तों 5 से क्यों, 5 से डिविजिबल चेक करने का नियम क्या है, 0 और 5। यदि जिसके इकाई अंक पे 0 और 5 रहेगा, बाई चांस मान लीजिए 0 वाला इसमें भी था इसमें भी है, यानी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी उसमें भी 0 आ रहा था और 5 में भी आ रहा है। तो 0 जब रहेगा तो पहले तो 2 से चेक करना, जब 2 से नहीं लगेगा तो डायरेक्ट 5 के पास जाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इकाई अंक 5 है, तो पहले हम 3 से चेक करेंगे। 3 से नहीं लगेगा तब जाएंगे 5 की ओर। 3 से 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, एक बचा 3 पंचे 15 लग गया दोस्तों। तो हमको 5 के पास नहीं जाना है। फिर इसको फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 पंचे 5 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 35। तो देखिए इस प्रकार से जब हम बढ़ते हैं ना, इस प्रकार से जब बनते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष विधि, गुणनखंड वृक्ष विधि बोलते हैं दोस्तों। तो यदि आपको गुणनखंड फैक्टर निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए यानी गुणनखंड वृक्ष विधि से बोलेंगे तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, क्लियर। या अभाज्य गुणनखंड है, मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए टाइप 2 हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर का, टाइप 2 है, ये टाइप 3 जानते हैं। देखिए आप तीसरा तरह का क्वेश्चन आपको क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे देगा 24 है, 48 है, मान लीजिए इसको बोलेगा क्या, इसको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकाले, एलसीएफ और एचसीएफ निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें या निकालें। तो देखिए दोस्तों कैसे हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों ये आप उतार लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं अब दोस्तों देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो उस पर चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फिक्स है, जो कि आपको पहले बता दिए कि हर एक टाइप पे आपको बताएंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको वास्तविक संख्या से देखने को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट टाइप जो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 24 है तो 24 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2, 12, 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3। फिर इसी प्रकार दोस्तों के अगला टर्म क्या है, 48, तो 48 लेंगे, 2 से लगाए 24, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3। तो देखिए दोनों का फैक्टर अलग अलग कर लिए दोस्तों, और इसको क्या करेंगे 24 इजिकल टू जो फैक्टर आया है वहाँ पर लिख देंगे। 48 इजिकल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 3, यानी 4 ठो 2 था, 1 ठो 3, तो 2 2 4 1 3, ठीक है 3। तो देखिए दोस्तों जो दोनों में मिलेगा ना उसको ले लेंगे, दोनों में जो देखिए 3 ठो 2 दोनों में मिल रहा है और 1 3 दोनों में मिल रहा है, क्लियर। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 3 ठो 2 मिल रहा है और 1 ठो 3 मिल रहा है। तो इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24। और एलसीएम निकालना है तो दोस्तों एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो देखिए अब जो बच गया है यानी एचसीएफ, यानी यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ गुने शेष संख्या। तो देखिए एचसीएफ कितना आया, 24 आया है दोस्तों। एचसीएफ कितना है, 24 आया, और शेष क्या बचा है, जो छूट गया है, यानी जो दोनों में नहीं मिला है। तो एक ही 2 है जो दोनों में नहीं मिला है, यानी ये वाला। बाद बाकी तो सब मिल गया दोस्तों, 1 2 नहीं मिला था। तो जो 2 नहीं, जो संख्या मान लिया 1 ही है तो 1 ही अब लिखेंगे यहाँ पे। यदि 2 रहता तो 2 लिखते। तो देखिए एचसीएफ 24 है तो 24 रख दिए, गुना है तो गुना शेष संख्या, यानी शेष बचा हुआ संख्या, तो 1 2 छूट गया था तो 2 रख देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो 24 दूना 48, और यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो देख पा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो
पहले दोनों को फैक्टर कर लेना। फैक्टर करने के बाद जो जो फैक्टर आएगा उसके सामने में लिख देना है, जो दोनों में कॉमन लगेगा जिसको घेर लेंगे, पता कर लेंगे कितना कितना को कौन सा डिजिट मिल रहा है। फिर उसको एचसीएफ पहले निकाल लेना दोस्तों। एचसीएफ इक्वल टू जो दोनों में मिलेगा उसको लिख कर गुना करके जो आएगा एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुने शेष संख्या, यानी एचसीएफ गुने यानी एचसीएफ जो आया उसको लेना है और गुना करना जो बचा हुआ एचसीएफ के अलावा जो बच गया है उससे यदि गुना कर देते तो एलसीएम आ जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो इस तरह का आता है दोस्तों। तो इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इस पर इस तरह का क्वेश्चन के क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइप का दोस्तों क्या होता है, तो ये आप उतार लीजिए, उतारते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है, जो आप बताते हैं कि क्या आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब शांत, अशांत, परमेय, अपरमेय, ये सब अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर दोस्तों। जो सब्जेक्टिव में आने टाइप का क्वेश्चन था आपको बता दिए। अब बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में अब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा क्या, कौन सी संख्या क्या है शांत है, कौन सा क्या है अशांत है, उस पर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिए, कोई एक सवाल लेते हैं आपके बीच, चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों क्या है, कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए चलिए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/8। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, 13/125। तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5, ये हो गया। और भी ले लेते हैं चौथा सवाल दोस्तों। चौथा सवाल मान लीजिए ले लिए 13/125, तो ले चुके हैं। तो 13 मान लीजिए ले लेते हैं कितना, 50। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या ले लेते हैं, 7/80। चलिए इसको हम मतलब पता करके बताते हैं कि ये क्या है, शांत है या अशांत है दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखिए इसको क्या करना है, ये PYQ का फॉर्म का है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि PYQ का फॉर्म का है, सभी डाटा है। तो आपको ध्यान रखना है शांत होने के लिए क्या होना चाहिए और अशांत होने के लिए क्या रहेगा, तो उसको अशांत बोलेंगे। तो ध्यान से दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए शांत होने का कंडीशन आपको बता रहे हैं पहले, फिर एक सवाल तो चुटकी में बन जाएगा दोस्तों। देखिए शांत दशमलव, किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन क्या है दोस्तों। जैसे PYQ का फॉर्म का ये मेरा सवाल है, यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, P के यानी Q के जगह पे Q का जगह पे क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। यदि ये रहेगा Q का फैक्टर, यानी Q का 2 का पावर m इंटू m का मतलब क्या, 2 कितना बार भी आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, 5 का कितना बार भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यदि केवल उस संख्या का फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में ही आएगा तो यह संख्या क्या कहलाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्लियर। और अशांत होने के लिए किसका दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार अशांत के लिए क्या होगा, अशांत का कंडीशन क्या है दोस्तों, ये हो गया शांत होने का कंडीशन। और अशांत होने का कंडीशन क्या है दोस्तों, PYQ का फॉर्म का तो ये भी होगा, पर Q इजिकल टू दोस्तों यहाँ पे 2 के पावर m गुने 5 का पावर n गुने, मान लीजिए कोई चीज़ कोई भी दूसरा आ जाए इसके अलावा, यानी इसके अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड आ जाए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा दोस्तों। क्लियर। तो शांत और अशांत होगा, तो ये समझ चुके हैं कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। ये समझ गए कि दशमलव होने के लिए Q यानी PYQ का फॉर्म होता है, Q का मान क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म का होगा, तो यह शांत होगा, इसका दशमलव पर शांत होगा। और अशांत होने के लिए ये 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए अब जब बनाते हैं, जैसे देखिए 8 है तो हमको केवल 8 को चेक करना है, Q को चेक करना है। तो 8 का फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 ही आ रहा है, तो केवल 2 भी आएगा तो उससे ऐसा नहीं है कि नहीं हमको दोनों आने का कोई ज़रूर नहीं है, केवल 2 भी आएगा
तो पर भी ये शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार केवल 5 आएगा तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा, या दोनों आएगा तो दोनों का जैसे देखिए यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं। पहला केवल 2 आएगा, केवल 2 या केवल 5। तीसरा कंडीशन 2 और 5 दोनों। दोस्तों ये तीनों कंडीशन, या केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा, तो तीनों कंडीशन में क्या होगा, शांत ही होगा। और इसके अलावा कोई तीसरा आ जाएगा, यानी इसके साथ कोई तीसरा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आएगा गुणनखंड, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केवल 2 का पावर 3 ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, 125 है, तो 125 का भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 125 का फैक्टर क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5, 3 5 होता है। तो इसका 5 का पावर कितना, 3 होगा। तो ये भी दोस्तों देखिए केवल 5 ही आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फैक्टर करके ही दिया गया है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7। देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा आ गया है ना, इसके अलावा देखिए 7 का पावर 5 आ गया है। तो दोस्तों अभी बताया है कि अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाता है, अशांत, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 7 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट सवाल जैसे देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, 4th नंबर 13/50। तो इसका देखिए क्यू के जगह पर चेक करेंगे, क्यू के जगह पर 50 है, तो 50 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 50 25, यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 5, 10 पंचे 50। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या, 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2। तो देखिए 2 और 5 ही केवल इसका फैक्टर आ रहा है, इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, 7/80 दोस्तों। 7/80 देखिए यहाँ पे P/Q का फॉर्म का है ये, तो Q बराबर कितना है, 8। तो 8 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए यहाँ पे 2 ही केवल आ रहा है, 2 का पावर 3, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत, इसका दशमलव प्रसार में क्या होगा, शांत होगा। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आपको चार्ट दे देगा, ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सी संख्या क्या है, शांत है, कौन सी संख्या अशांत है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, चेक करना है उसको। Q यानी नीचे वाले अंश बटा हर जिसको बोलते हैं, तो अंश इजिकल टू P माने हम यहाँ पे, और हर को क्या माने हैं, Q। तो Q यानी Q को आप फैक्टर करके चेक कीजिएगा कि केवल 2 और 5 ही गुणनखंड आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा कोई दूसरा जब भी आ जाए तो वो शांत होगा। क्लियर। तो आपको फैक्टर मतलब वहीं से आप समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी संख्या शांत होगा, कौन अशांत होगा। तो आपको भाग करने का जरूर नहीं है दोस्तों, भाग करने जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक आपका समय निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी शांत और अशांत का जब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो सबसे पहले फैक्टर करके देखिएगा उस नंबर का कि क्या है, 2 और 5 के फॉर्म का है या 2 और 5 के अलावा भी उसमें आ रहा है। जब 2 और 5 के साथ आएगा तो क्या होगा, शांत होगा, या 2 और 5 के अलावा जब दूसरा भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दे देते हैं। जैसे दोस्तों देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि √2 क्या है। √2 परमेय संख्या है, √2 है, कैसा संख्या है, परमेय या परमेय। तो दोस्तों कल आपको पहले भी बता चुके हैं, जो रूट में से रूट से बाहर नहीं आता वो क्या संख्या क्या कहलाता है, तो ये होता है अपरमेय संख्या। क्या होता है, अपरमेय संख्या। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा, ऑप्शन रहेगा 4 दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। जैसे देखिए π/2 दोस्तों क्या है, तो π/2 क्या है दोस्तों, π/2 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या, जो कि पहले बताए थे कंडीशन में, क्या, परमेय संख्या बट्टा परमेय संख्या, परमेय संख्या, आपको ये कंडीशन बताए थे ना, अपरमेय संख्या बट्टा परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय ही होता है, जो कि आपको बता दिए, स्टार्टिंग में बता दिए थे कि परमेय बट्टा अपरमेय अपरमेय, और अपरमेय बट्टा परमेय भी अपरमेय संख्या होता है। तो ये भी अपरमेय संख्या होगा। नेक्स्ट दोस्तों जैसे आपको कोई पूछ दे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में 22/7 क्या है दोस्तों, 22/7 क्या है, तो 22/7 का जब बात करेंगे, जब पाई का वैल्यू दे देगा, जब मान लीजिए पाई का वैल्यू दे देगा 22/7, और इसको पूछ देगा कि ये क्या है दोस्तों, ये परमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमेय संख्या, क्योंकि पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स मान है, यानी लगभग बात है। तो जब नंबर में लिख देगा 22/7 तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, और जहाँ भी पाई रहेगा तो उसको अपरमेय संख्या मान के चलना है। क्यों, क्योंकि पाई का ये 22/7 पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स में, लगभग में ये मान है। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा क्या, 3 - √3, ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक
अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या आप नहीं कन्फ्यूज हो गए कि अपरिमेय संख्या कैसे होगा, तो चलिए जानते हैं। आपको अभी बताए थे दोस्तों कुछ देर पहले कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या अपरिमेय होता है, या अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। तो ये जो कंडीशन आप जो स्टार्टिंग में जब देख लिए, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, क्वेश्चन इसी तरह का आता है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे देखिए √3 √12, ये क्या है? परिमेय संख्या पूछ देगा कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कीजिए, इसको काटिए। रूट से रूट के अंदर में कट जाएगा, तो रूट से काटेंगे तो क्या होगा? रूट 4 3 का 3 3 चौका 12 दोस्तों, तो रूट का 1 बटा रूट का 4 आ जाएगा दोस्तों। तो 1 का फैक्टर तो 1 निकल ही जाएगा, क्योंकि अंदर में कितना से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे में 2 × 2, तो रूट से क्या आएगा? 1 निकलेगा, ऊपर नीचे 2, तो ये क्या आ गया? परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप फैक्टर करके आप निकाल लीजिएगा, चेक कीजिएगा और पता कीजिएगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे दिया कि 5√2। 5√2 क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। 5√2 क्या है? तो दोस्तों आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या का गुणनफल दोस्तों क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो दोस्तों आप देखिए, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो 5 क्या है? परिमेय है, और √2 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है दोस्तों। तो ये जो हो गया वास्तविक संख्या यानी संख्या और पद्धति से आने वाला जितना भी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार या 2 बार अच्छा से देख लीजिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? प्रैक्टिस बार बार कीजिए। यदि इतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते जितना हम बता दिए, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यानी इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा उतार लीजिए। यदि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी था इसमें आने वाला क्वेश्चन सब आपको बता दिया। यानी वास्तविक संख्या एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि अगला क्लास भी नया जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय।